नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मोनस्टॉक क्लासेस। तो क्लास 10th की हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया था, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था फ्रेडरिक सोरियो की फर्स्ट प्रिंट को डिस्कस किया था। फिर मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था। नेपोलियनिक कोड क्या था, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे उसमें। फिर क्या क्या फैक्टर्स थे जो लीड करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हम लोग पढ़े थे एरिस्टोक्रेसी, फिर राइज ऑफ मिडिल क्लास, फिर लिबरल नेशनलिज्म पढ़े थे, लिबरलिज्म पढ़े थे, फिर कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़े थे, ट्रीटी ऑफ वियना डिस्कस किए थे। फिर रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़े थे, जैसे कि इटली में कौन थे वो रिवॉल्यूशनरीज थे, गिउसेप्पे मजीनी, और कंजर्वेटिव्स के बारे में भी किस तरह से वो अपोज कर रहे थे। ये सब हम लोग ने पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम पार्ट 2 में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू दिस चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, एंड कमेंट कीजिए। अगर कुछ अच्छा लगा हो या कुछ नहीं समझ आया हो आप कमेंट कर सकते हैं, या डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग समझ लेते हैं, सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले है कि द रिवॉल्यूशंस बिटवीन 1830 एंड 1848 में कौन कौन से रिवॉल्यूशंस मेनली हुए थे। तो इन जुलाई 1830 में एक फेमस रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसे हम लोग जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम पे जानते हैं। तो बourbon किंग, जो बourbon डायनेस्टी वर ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रिवॉल्यूशनरीज। तो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे वो बourbon किंग को वो ओवरथ्रो कर दिए थे। और बर्बन किंग जो थे वो क्या सपोर्ट किसको कर रहे थे, वो इंस्टॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुई फिलिप एज इट हेड्स। ठीक है, तो वो मोनार्की को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, बर्बन डायनेस्टी, बट लिबरल रिवॉल्यूशनरीज को ये मंजूर नहीं था। तो मेटरनिक एक बहुत फेमस कंजर्वेटिव्स है, उनका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट से भी बहुत बार 1 मार्क्स से रिलेटेड या जस्टिफाई करने को इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे दिया जाता है कि क्या मतलब है, व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। और आज के टाइम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी देखेंगे तो फ्रांस का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल एज यूरोप में तो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ही। और उस समय भी फ्रांस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहीं से लिबर्टी का, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी ऐसे शब्दों का जन्म फ्रांस में हुआ था, रिवॉल्यूशंस का जन्म फ्रांस में हुआ था। तो इसीलिए फ्रांस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो व्हेन फ्रांस स्नीजेस, अगर फ्रांस में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा अच्छा या बुरा, उसका रिपरकर्शन जो होगा वो रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज पे ज़रूर होता है। तो ये इस लाइन का मतलब यही है। फिर जुलाई रिवॉल्यूशंस में बहुत सारे बहुत प्रॉब्लम्स, मतलब कैओस मच गया था, बर्बन किंग को हटा दिया गया था। फिर ब्रसल्स जो था वो नीदरलैंड से वो अलग हो गया था, ब्रसल्स। फिर उसी समय में बहुत इंपॉर्टेंट था कि 1821 से ही ग्रीस जो थे, ग्रीक्स, वो इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो इंडिपेंडेंस किससे चाहते थे, बेसिकली ग्रीस हैज बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। से ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, और ऑटोमन एम्पायर्स मेनली वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते थे, और यूरोपियंस जो थे वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। और जितने भी पोएट्स एंड आर्टिस्ट जो थे वो ग्रीस को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और कहते थे कि ये क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। ठीक है, आप लोग बहुत सारा साइंस में या मैथ्स में बहुत ऐसे हम लोग टर्म्स पढ़ते हैं जो ग्रीक ओरिजिन के होते हैं। तो क्यों, तो ग्रीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसे क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्रेडल मतलब जन्मदाता, एक तरफ से कह सकते हैं कि यहीं से यूरोपियन सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश और फ्लरिश किया हुआ है। ठीक है, तो पोइट्स एंड आर्टिस्ट बहुत सारे वो सपोर्ट करते थे, ताकि जो मुस्लिम एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर बेसिकली, उसे आज़ादी मिल सके। तो फाइनली क्या होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन होता है, जिसमें ग्रीस को आज़ादी मिल जाता है ऑटोमन एम्पायर से, और वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। तो जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो कैपिटल था, कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। और आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कॉन्स्टेंटिनोपल का जो नाम है वो है इस्तांबुल।
जो एक कैपिटल, फेमस कैपिटल सिटी है टर्की का, ठीक है। तो वो प्रेजेंट डे टर्की, जो इस्तांबुल शहर है उसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, और वो ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। फिर हम लोग समझ लेते हैं, ये तो था जुलाई रिवॉल्यूशन के बारे में। फिर जो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, और कैसे कैसे किस तरह से बाकी यूरोपियन कंट्रीज में कैसे फैली, और ऐसे कौन कौन से मेथड है जिससे नेशनल फीलिंग्स और बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करता है वो है कल्चर, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, आर्ट, वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस, लोकल फोक लोर, ये सब जो थिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनलिज्म की जो भावना है वो सबके मतलब सबके अंदर लाने के लिए। सिमिलर केस था इंडिया में भी पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और सेम केस यूरोपियन में भी था। उस समय ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस पोइट्री, स्टोरीज, लोकल कथाएं जो लोकल फोक फोर होती थी, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के थ्रू हम लोग नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो जैसे कि इंडिया में क्या क्या हो रहा था, इंडिया में नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम्स, नेशनल फ्लैग, फिर बहुत सारे ऐसे कथाएं हम लोग अपने लोकल भाषा में, मदर टंग में सुनते समझते थे, जिससे कि एक नेशनलिज्म की भावना उमड़ती थी। जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, जितने भी फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, इसी सबसे नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनलिज्म, जो नेशनल फीलिंग को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग केस था पोलैंड के साथ में, ठीक है। पोलैंड विच हैज बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। पोलैंड को पार्टीशन कौन कहते थे? द ग्रेट पावर्स, उस समय कौन कौन थे? तो रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया ने पोलैंड को पार्टीशन कर दिया था, बहुत अलग अलग कन्फेडरेशन में, हिस्सों में बांट दिया था। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डेवलपिंग द नेशनल सेंटिमेंट्स, मैंने पहले बताया था। तो इसमें क्या होता है, पोलैंड में जो पोलिश भाषा है उसको प्रमोट नहीं किया जाता था, बल्कि जो रशियन भाषा है उसको रशिया हर स्कूल्स में, चाहे ऑफिसेस हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग या कहीं पे भी लोकल भाषा में, वो रशियन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया जाता था। तो जो भी पोलिश लोग थे, जो पोलैंड के लोकल लोग थे, ओरिजिनल लोग थे, वो द यूज ऑफ पोलिश became to seen as a symbol of struggle against the Russian dominance, ठीक है। तो ये जो जो लोकल लैंग्वेज थी, पोलिश लैंग्वेज जो थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि पोलैंड के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए। तो ये सब बहुत ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि अपार्ट फ्रॉम रिवॉल्यूशंस कौन कौन से मेथड है जिससे हम लोग नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ा सकते हैं। तो ये सब आपको स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे एग्जाम्पल के साथ में। फिर मिड 19th सेंचुरी में और एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि इकोनॉमिक हार्डशिप्स, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स यूरोप में धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गए थे। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन राइज होने लग गया था, उस समय पॉपुलेशन राइज हो गया था, इलिटरेट पॉपुलेशन थी। तो पॉपुलेशन राइज हो रहा था, पॉपुलेशन राइज होने से क्या होगा, रिसोर्सेस कम होने लगते हैं। फिर रिसोर्सेस कम होंगे तो जो फूड प्राइसेस हो गई, या जो भी रिसोर्सेस उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी। साथ ही साथ में बैड हार्वेस्ट भी हो रहा था, खेती उतनी अच्छी हो नहीं रही थी। तो इसके कारण पॉवर्टी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही थी टाउन्स एंड कंट्री में, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में। 1848 में फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस ऑन टू द रोड्स। तो बहुत ज़्यादा भूखमरी सिचुएशंस काइंड ऑफ हो गई थी। और साथ ही साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। इससे क्या था, तो जो भी लोग थे वो सड़कों पे आ गए थे पेरिस में। इसके कारण क्या हुआ, जो लुई फिलिप था, जो मोनार्क था, उसे भागना पड़ गया था पेरिस से। फिर इसको ठीक करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, वो क्या करती है, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक रिपब्लिक प्रोक्लेम करती है एंड ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21। तो
जितने भी मेल्स थे अबव 21 ईयर्स के, उनको राइट टू वोट मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। साथ ही साथ में फ्रेंच जो नेशनल असेंबली है वो गारंटी करती है द राइट टू वोक, ठीक है। फिर नेशनल वर्कशॉप्स कंडक्ट किए जाते हैं तो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेर सेटअप, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे बाय द नेशनल असेंबली, फ्रेंच नेशनल असेंबली, जिससे जो हंगर, हार्डशिप और जो पॉपुलर रिवोल्ट्स हो रहे थे, छोटे छोटे हर जगह रिवोल्ट्स जो हो रहे थे, पब्लिक रिवोल्ट्स, उसे कम किया जा सके, ठीक है। तो आप समझ लेते हैं द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो 1848 में अ रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। मेन एंड वीमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड अ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। जो भी पढ़े लिखे एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, जो वर्कर क्लास के लोग थे, वो चाहते थे कि एक नेशन स्टेट बने, एक मॉडर्न स्टेट के बजाय में, ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। कौन कौन से, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस। तो ऐसे उसमें डिमांड्स थे। तो ये डिमांड्स तो किसके किनके थे, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो लिबरल्स सोच थी जिनके, उनके ये सोच था। फिर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन केम टुगेदर इन फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट एक शहर है जर्मनी में मेनली, to vote for an all-German National Assembly. On 18th May 1848, 831 elected representatives marched to take their places in the Frankfurt Parliament, convinced at the Church of St. Paul में इकट्ठे हुए थे। 1831 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे हुए थे, कहाँ, तो चर्च ऑफ सेंट पॉल, ताकि एक जर्मन नेशनल असेंबली क्रिएट किया जा सके। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड फॉर जर्मन नेशन वाज हेडेड बाय अ मोनार्की। जिस तरह से ब्रिटेन में था कि मोनार्की भी था, साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी था, सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो मोनार्की का जो क्राउन था वो ऑफर किया गया था फ्रेडरिक विल्हेम फोर को, जो कि किंग ऑफ प्रोशिया थे। लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं और वो ज्वाइन करते हैं अदर मोनार्क्स को, कि जो इलेक्टेड असेंबली है उसे फॉर्म ना किया जाए। इलेक्टेड असेंबली के खिलाफ थे फ्रेडरिक विल्हेम फोर, ये मोनार्की को सपोर्ट करते थे, और जो लिबरल्स की जो डिमांड थी उसको वो फुलफिल नहीं करना चाहते थे। तो मिडिल क्लास डोमिनेटेड द पार्लियामेंट, क्योंकि नेशनल असेंबली में तो बेसिकली जो लिबरल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वही डोमिनेट कर रहे थे। अ लार्ज नंबर ऑफ वीमेन पार्टिसिपेट इन द लिबरल मूवमेंट। तो बहुत सारे फीमेल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। विमेन्स फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर, टुक पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, बट दे वर डिनाइड सफरेज। उनको अधिकार नहीं था राइट टू वोट का ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। तो वो बहुत कुछ काम कर रही थी फीमेल्स भी, लेकिन उनको राइट टू वोट जो मेल्स को मिली थी अबव 21 ईयर एज, वो नहीं मिला था राइट, ठीक है। अब हम लोग स्पेशल केस पढ़ लेंगे कि मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, किस तरह से जर्मनी इकट्ठा हुआ, किस तरह से इटली यूनिफाई हुआ, किस तरह से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ, वो सब हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है जर्मनी में। तो after 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. तो जो लिबरल सोच थी, डेमोक्रेसी होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, राइट टू वोट मिलेगा सबको, राइट टू एसोसिएशन का, ये सब जो प्रिंसिपल्स थे उससे हट गया था। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स थे उससे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो था वो शिफ्ट हो गया था। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वर मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव थे, जो ऑर्थोडॉक्सी थे, वो मोबिलाइज कर रहे थे फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर द यूरोप, ठीक है। जर्मनी में क्या हुआ, द नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइडस्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास हु इन 1848 tried to unite different regions of the German Confederation into a nation state governed by the elected parliament। तो ये तो जो लिबरल्स थे उनका ये डिमांड हुआ करता था जर्मनी में, लेकिन जो कंजर्वेटिव थे वो डोमिनेट करना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो लिबरल्स की जो सोच थी वो धीरे 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 करके डिटोरिएट होते चल रही थी, और कंजर्वेटिव जिसमें मोनार्की को अपर हैंड था, वो धीरे धीरे राइज कर रही थी। द लिबरल इनिशिएटिव ऑफ नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री, सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स, जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, जिसके पास बहुत पैसा था, उनको क्या कहा जाता है, जंकर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है जंकर्स किसे कहता है। तो लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इस ऐसे क्वेश्चंस बहुत
पूछे जाते हैं नए सीबीएसई जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। फिर जो यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, वो किसके अंडर हुआ? अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूसिया। और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट एक लीडर थे, इट्स चीफ मिनिस्टर जो थे ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जर्मनी को इकट्ठा करने के लिए। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे इंडिया को, जितने भी प्रिंसली स्टेट थी, 562 प्रिंसली स्टेट को वो इकट्ठा करने में काम किए थे, वही सेम ऑटो वन बिस्मार्क ने भी जो डिफरेंट कन्फेडरेशंस थे जर्मनी को वो इकट्ठा करने में सेम रोल प्ले किए थे। तो इंडियन बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, तो Otto von Bismarck was the architect of the process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. ठीक है, three wars over 7 years with Austria, Denmark, and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. तो 7 साल तक वॉर चलता रहा और उसको लीड कर रहे थे ऑटो वन बिस्मार्क विद द ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस में। लास्ट में जाके प्रूशियन विक्ट्री होती है और इस तरह से जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑटो वन बिस्मार्क। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम्स में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है इन टर्म्स ऑफ जर्मनी के यूनिफिकेशन में। सेकंड हम लोग साथ ही साथ में जान लेते हैं, इन जनवरी 1871 कैसर विलियम वन वाज डिक्लेयर्ड एज द न्यू एम्परर ऑफ द न्यू एम्पायर। ठीक है, तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ द प्रूशियन स्टेट। तो जर्मनी को जो नेशन स्टेट में बदलने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है वो प्रूशियन स्टेट पावर ने हेल्प किया। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसाइजिंग ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग सिस्टम को, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। और जो प्रूशियन मेजर्स और प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। तो जर्मनी जो था वो प्रूशिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और इसका यूनिफिकेशन में भी प्रूशिया ने ही हेल्प किया था। तो जितने भी कन्फेडरेशंस थे उसको इकट्ठा करने में ऑटो वन बिस्मार्क ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और साथ ही साथ में आपको याद रखना है कि केसर विलियम वन वो डिक्लेयर किए गए थे न्यू एम्परर ऑफ द न्यू एम्पायर। ठीक है, तो इस कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो चीफ मिनिस्टर थे जो यूनाइट किए थे ऑटो वन बिस्मार्क, बट एम्परर कौन बने थे? केसर विलियम विलियम वन। ठीक है, अब जान लेते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की स्टोरी क्या है। तो जर्मनी की तरह इटली भी और बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो भी बहुत अलग अलग पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेटेड जोन था, बहुत सारे डायनेस्टिक स्टेट्स थे और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर भी हुआ करता था, स्पेशली इटली में। तो मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, वो 7 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। वन जो था वो सार्डिना पिडमॉन्ट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। ठीक है, द नॉर्दर्न वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो मेनली था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स करते थे। तो सेंटर जो था वो रूल बाई होता था बाई पोप एंड सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बourbon किंग्स ऑफ द स्पेन। ठीक है, तो इवन द इटालियन लैंग्वेज वाज नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन था, कोई लोकल लैंग्वेज नहीं था, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड था, सबका अलग अलग मोनार्क था, अंडर अलग अलग कंट्रोल करते थे। तो ड्यूरिंग 1830 हम लोग यूसीपी मजीनी के बारे में पढ़े हैं जो रिवॉल्यूशनरीज थे। तो वो कोशिश बहुत किए थे कि इटली को किसी तरह से यूनाइट किया जाए, लेकिन failure of revolutionary uprising in 1831 and 1848 meant that the mantle has now fell on the Sardinia Piedmont under the ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war। ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरी से ग्यूसेपे मजीनी से यूनाइट नहीं हुआ था क्योंकि उनका जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था वो रिप्रेस कर दिया गया था बाय द कंजर्वेटिव्स। तो सारा दामोदर किसके ऊपर आ गया? तो किंग विक्टर इमैनुअल टू के ऊपर। ठीक है, फिर Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat। तो ये चीफ मिनिस्टर कैवोर जो थे वो ना ही रिवोल्यूशनरी थे ना ही डेमोक्रेट थे, और जो मिडिल क्लास थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। ही स्पोक फ्रेंच बेटर देन इटालियन।
तो फ्रेंच ज्यादा अच्छा बोलते थे क्योंकि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस ज्यादा था यूरोपियन में उस समय में। तो थ्रू अ tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardina Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। तो ऑस्ट्रियन फोर्सेस, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स को जो एम्पायर थी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इटली में, उसे उसको हराने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? तो चीफ मिनिस्टर कैवोर विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबका रोल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्यूसेपी गरीबल्दी जॉइन इन द फ्रे। जैसे ही जो सार्डिना पिडमॉन्ट वाला रीजन था वो जीत गया था, तो क्या हुआ था? अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्यूसेपी गरीबल्दी ऐसे बहुत सारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में बहुत लोग पार्टिसिपेट करने लगे। इन 1860 दे मार्च्ड इनटू द साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। ठीक है, तब नॉर्थ ईस्ट से वो साउथ में आ गए थे, साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव अवे द स्पेनिश। जो बोर्बन किंग्स थे उनको हराने में बहुत ज्यादा फिर इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले किया था? द ग्यूसेपी गरीबल्दी। तो ये स्पेसिफिक आपको पॉइंट्स याद रखना होगा कि गरीबल्दी का क्या काम था, क्या कंट्रीब्यूशन था, चीफ मिनिस्टर कैबो का क्या काम था। अगर अलग अलग नहीं पढ़ेंगे समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन किसने काम किया था। तो कैबोर ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया था और स्पेनिश रूलर को, जो बोर्बन रूलर थे, उसको गिउसेपे गरीबल्दी ने हराया था। फिर 1861 जो विक्टर इमैनुअल II वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। जर्मनी में कौन थे? तो विलियम किंग फोर्थ थे। इसमें कौन है? तो विक्टर इमैनुअल II वो राजा बनते। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom rates of illiteracy were very high remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology। क्योंकि पॉपुलेशन उस समय में यूरोपियन जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्हें पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है पूरे देश में। तो ये देख लीजिए बिफोर यूनिफिकेशन का मैप किस तरह से अलग अलग पार्ट में जो इटली था वो डिवाइडेड था अलग अलग। उसके बाद आफ्टर यूनिफिकेशन वो आज का प्रेजेंट डे इटली इस तरह से कुछ दिखता है। ठीक है, तो ये अब दो स्टोरीज हम लोग पढ़ लिए, जर्मनी और इटली का। थर्ड स्टोरी जो है वो ब्रिटेन के बारे में है। ठीक है, तो ब्रिटेन में भी the British is the in Britain the formation of nation state was not a result of sudden upheaval or revolution। उसमें as such कोई revolution नहीं हुआ था। It was the result of long drawn process out। There was a no British nation। कोई ब्रिटिश नेशन प्रायर नहीं था 18th सेंचुरी से पहले, क्योंकि सब उस समय वो भी फ्रैगमेंटेड था, पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड था ब्रिटेन। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल। तो ग्रेट ब्रिटेन बेसिकली कौन कौन से कंट्रीज आज के प्रेजेंट में देखा जाए तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन आ जाएगा? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये आ जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे अगर नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? यूके बन जाएगा। ठीक है, और यूके में ऐड कर देंगे आयरलैंड को। आयरलैंड एक अलग देश है और नॉर्दर्न आयरलैंड अलग है। अब यूके प्लस आयरलैंड कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या? ब्रिटिश आइल्स। तो ब्रिटिश आइल्स मतलब बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो आइलैंड्स है ब्रिटिश, उसे हम लोग ब्रिटिश आइल्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश एंड आयरिश। ये सब अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे जो ब्रिटिश आइलैंड कंट्रीज में था। ऑल दिस एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, अलग अलग थे अलग अलग आइलैंड कंट्रीज के। बट as English nation steadily grew in wealth, importance, and power, it was able to extend its influence over the other nations of the island। क्योंकि वहां पर मैकेनाइजेशन आ गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, पैसा बहुत था इंग्लैंड के पास में, इंग्लिशमैन के पास में। तो ये डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं बाकी जो एथनिक ग्रुप्स थे। द इंग्लिश पार्लियामेंट हैज सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। वहां पर भी मोनार्की चलता था लेकिन इंग्लिश पार्लियामेंट वो सारा पावर जो है वो ले लेता है, बस सिंबल के लिए, एक रिस्पेक्ट के लिए बस वो मोनार्की रहती है उनमें। और आज के टाइम में भी उनमें मोनार्की है। वह जिसे हम लोग किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं, जो इंग्लैंड फॉलो करता है।
was the instrument through which a nation state and England at its center became a force। ठीक है, तो वो इंग्लिश पार्लियामेंट जो था वो 1688 में वो मोनार्की से वो पावर ले लेती है और वो एक नेशन स्टेट में बदल जाती है, जिसका कैपिटल जो था, जिसका मेन पावर किसके अंडर आता है, तो इंग्लैंड, इंग्लिशमैन के अंदर आता है। द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 बिटवीन द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो मैंने जैसे बताया, United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland, साथ ही साथ में आयरलैंड और वेल्स पे भी क्योंकि ये डोमिनेट करने लगे थे, इंग्लिश पावर पैसा ज्यादा था तो वो इजीली डोमिनेट करने लगे थे। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट द स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाज सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। ऐसा होता है ना कि अगर कोई पर्सन का राइज हो रहा है तो जो पर्सन पहले जो छोटे पर्सन है उनका क्या होगा, धीरे धीरे वो इनके सामने में वो डिक्रीज होते जाएंगे, ये इंक्रीज होते चल जाएगा और ये इनका वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, इसे पूछेगा कोई नहीं। और ये जो पर्सन जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या करेगा, वो डोमिनेट करना चाहेगा। तो सिमिलर केस हुआ था ब्रिटेन में भी। जो जो इंग्लैंड था वो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स पे बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगे थे। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेर forbidden to speak the Gaelic language, जो उनकी भाषा थी स्कॉटिश पीपल की, गेलिक लैंग्वेज, और टू वियर द नेशनल ड्रेस, उनको नेशनल ड्रेस भी पहनने नहीं दिया जाता था। अ लार्ज नंबर वर फोर्सफुली ड्रिवन आउट फ्रॉम देयर होमलैंड, और मैक्सिमम लोगों को तो वो लोग भगा दिए थे अपने खुद के जमीन से। सिमिलर केस हुआ था आयरलैंड के साथ में भी। ठीक है, इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स, तो इंग्लिश किसको हेल्प कर रहे थे, प्रोटेस्टेंट्स का। लेकिन आयरलैंड में जो मेजोरिटी जो था वो लार्जली कैथोलिक कंट्री था, तो इससे क्या हुआ, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पर भी खेल रहे थे कि वो प्रोटेस्टेंट को हेल्प कर रहे थे। जिस तरह से इंडिया में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स जो थे वो मुस्लिम्स को सपोर्ट करते, मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे, और जो लार्जली हिंदू डोमिनेटेड कंट्री था उसको वो तोड़ देते हैं। तो सिमिलर आयरलैंड भी क्या होता है, आयरलैंड दो भाग में बढ़ जाता है, एक जो सदर्न पार्ट में है जो उसे आयरलैंड कहते हैं, और जो नॉर्दर्न पार्ट में उसे नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो वो सिमिलर केस वो आयरलैंड के साथ भी किया था, जिस तरह से इंडिया का वो पार्टीशन किया था। तो कैथोलिक्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेशन, ऑब्वियसली होना ही था, डोमिनेशन अगेंस्ट वो रिवोल्ट करने लगे थे, लेकिन वो रिवोल्ट कुछ फायदा नहीं हुआ। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय द वुल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। तो जो आज की प्रेजेंट में देखेंगे तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूके के अंदर में आता है। ठीक है, a new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इंग्लिश कल्चर जो है वो डोमिनेट करने लगा, और आज भी देखेंगे तो इंग्लिश कल्चर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। इवन इंडिया में भी हम लोग इंग्लिश पे ज्यादा एम्फोसिस देते हैं बजाय अदर जो हमारा लोकल मदर टंग है। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, जैसे कि द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक जो उनका फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है। द नेशनल एंथम, उनका नेशनल एंथम क्या है, जैसे हमारा जनगणमन है, उनका क्या था, गॉड सेव अवर नोबल किंग। तो देखिए उनका नेशनल एंथम भी नोबल किंग को ही बचाने में लगा होगा, लोकल लोकल पीपल का कोई अहमियत ही नहीं है। द इंग्लिश लैंग्वेज were actively promoted and the other nations survived only by subordinate partners in the union। ठीक है, तो जितने भी वो सबॉर्डिनेट नेशन बन गए थे, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, ये सब सबॉर्डिनेट नेशन बन गए थे, उनका वैल्यू इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड कुछ भी नहीं था। ठीक है, और आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी देखेंगे तो वही सेम चल रहा है। फिर हम लोग समझ लेंगे कि विजुअलाइजिंग द नेशन क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। तो जिस तरह से हम लोग इंडिया में इंडिया को किस तरह से पर्सोनिफाई करते हैं, इंडिया को किस तरह से विजुअलाइज करते हैं, तो एक हम भारत माता से एसोसिएट करते हैं, जिसमें जो भारत माता का जो मुकुट होता है वो हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन पर्सोनिफाई करता है। सिमिलरली हमारा जो भारत माता के जो पैर है वो हमारा जो सदर्न है, सदर्न पार्ट है, वो इस तरह से कुछ पर्सोनिफाई होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग
किसी न किसी चीज से हम लोग पर्सोनिफाई करते हैं। सिमिलर केस हुआ था यूरोपियन कंट्रीज के साथ में भी, तो आर्टिस्ट ऑफ द 18th एंड द 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट टू पर्सोनिफाई ए नेशन। तो नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए तो नेशंस वेर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स, जिस तरह से हम लोग भी करते हैं भारत माता या मदरलैंड, ठीक है। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चोजन टू बी पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड ऑफ एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। ऐसे कोई पर्टिकुलर वेमेन तो नहीं है रियल लाइफ में, बस एक पर्सोनिफाई करने के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन जिसे दिया जा सके। रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ ए नेशन अ कंक्रीट फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए नेशन को पर्सोनिफाई किया जा रहा था। तो जैसे कि फ्रांस में देख लीजिए, द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या 1 मार्क्स वाले या असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के ऑलमोस्ट, उसमें से 1/4 मार्क्स जो है वो हिस्ट्री से आएगा। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रीवियस इसी साल में आया था। एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी क्या है, रेड कैप और द ब्रोकिंग चेन। वाइल जस्टिस क्या डिनोट करता है, तो जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। इंडियन सिस्टम में भी हम लोग जस्टिस को इसी तरह से डिमार्केट करते हैं। तो फ्रांस में क्या था, तो फ्रांस सी वॉज क्रिश्चियन मरियाने, a popular Christian name which was underlined the idea of people's nation. Her characteristics were drawn from those of the liberty and the republic, equality, justice. तो ये फ्रांस में हो रहा था। द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड द कॉकेड, ये सब फ्रांस के फिगर जो है जो पर्सनिफाई करने का तरीका था। तो ये फ्रेंच आर्टिस्ट ये सब ऐसे पेंटिंग्स बना रहे थे। उसके साथ ही साथ में स्टैच्यूज ऑफ मरियाने were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with, ठीक है। सिमिलरली जर्मनी में क्या होता है, तो जर्मनिया became the allegory personification of the German nation. In visual representation, Germania wear a crown of oak leaves. तो oak leaves के जो पत्ते होते हैं, oak पेड़ के, वो क्राउन बनाया था। एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, तो जर्मन ओक जो होता है, पेड़ जो होता है, वो हीरोइज्म को डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो ये वाला जो टेबल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ब्रोकन चेन क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो बीइंग फ्रीड सिग्निफिकेंस क्या है, ब्रेस्ट प्लेट एंड ईगल क्या सिग्निफाई करता है, तो सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर एंड स्ट्रेंथ, क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म को सिग्निफाई करता है, स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट तलवार, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड विलिंगनेस टू मेक पीस, फिर ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट, ठीक है। फिर रेज ऑफ राइजिंग सन बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। तो ये टेबल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इससे क्वेश्चंस 1 मार्क्स क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म क्या होता है। तो नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड आफ्टर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 1875 से 1899 का जो ये क्वार्टर था, इसमें जो नेशनलिज्म था उसका मतलब ही टोटली चेंज हो गया था। तो नेशनलिज्म से धीरे धीरे किस में शिफ्ट हो रहे थे, वो है इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म मतलब जिस तरह से ब्रिटेन ने अलग अलग कॉलोनीज बनाए थे, अलग अलग एरियाज को डोमिनेट किए थे, अलग अलग इंडिजिनस पीपल को, सेम यूरोप में भी वही हो रहा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट टू ईच अदर एंड इवन एवर रेडी टू गो टू वॉर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इनटॉलरेंट हो गए थे जितने भी नेशंस थे उस समय में, और इवेंचुअली आपको पता होगा हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो यूरोप में ही हुआ था। इन 1871 में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। द मोस्ट टेंशन एरिया वाज कॉल्ड द बाल्कान्स। बाल्कान्स ए रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस कंप्राइजिंग ऑफ मॉडर्न डे, कौन कौन सी कंट्री है मॉडर्न डे कंट्री, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, सॉरी बोस्निया एंड हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो, ये सब प्रेजेंट डे कंट्रीज थे जो बाल्कन्स रीजन को बाल्कन्स रीजन में ही आते थे। तो ये कंट्री पहले इकट्ठा हुआ करती थी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, लेकिन वो धीरे धीरे इंटरनल पॉलिटिक्स, एक दूसरे से
कल्चरली वो लोग अपने आप को अलग समझते थे। इस तरह से क्या हुआ, ये धीरे धीरे कंट्री टूटने लग गए। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, बैल्कनाइजेशन। बैल्कनाइजेशन मतलब बाल्कन कंट्रीज का धीरे धीरे करके वो ब्रेकअप होने लग गया। लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था 15th सेंचुरी से लेकर ही। द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, जैसे ही ऑटोमन एम्पायर का पावर धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया, तो इसमें क्या हो गया, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो बाल्कन स्टेट्स में, बाल्कन जो कंट्रीज थे उसमें धीरे धीरे करके बढ़ने लग गई थी। और वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे ये सब कंट्रीज जो थे वो आपस में बहुत ज्यादा इनटॉलरेंट थे, बहुत ज्यादा वॉर्स होने लग गए थे। ठीक है, तो जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपने अभी भी सिचुएशन है जैसे सर्बिया और कोसोवो के बीच में, ये दोनों बाल्कन कंट्रीज हैं, इन दोनों में अभी भी टेंशन होता है। ठीक है, वन बाय वन क्या हुआ, इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलाइज्ड, ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो धीरे धीरे सारे बाल्कन स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंस क्लेम करने लगे। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट। तो इनका तर्क ये था कि हम लोग पहले बहुत इंडिपेंडेंट थे, हम लोग का नेशनल आइडेंटिटी अलग है, हम लोग का कल्चर अलग है बाकी देशों से। इन बेसिस पे वो धीरे धीरे करके वो अलग 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 होने लगे। द बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। ये तो मैंने बता ही दिया, आज भी वैसे ही सिचुएशन है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरीज अमंग द यूरोपियन पावर्स। जो यूरोपियन पावर्स थे जैसे प्रूशिया हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इनमें भी राइवलरी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ओवर द किस मामले में, ट्रेड एंड कॉलोनीज के बारे में, क्योंकि ये जितने भी बाल्कन स्टेट है वो मेडिटेरेनियन कोस्ट पे लगते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ट्रेड रूट बन जाता है बाकी के एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में। तो इनका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बाल्कन कंट्रीज का वो बहुत ज्यादा था। तो जितने भी मेजर यूरोपियन पावर्स थे वो चाहते थे कि किसी तरह से वो अपने कंट्रोल में कर ले। तो इसी से क्या बहुत सारा दो वर्ल्ड वॉर हो गया था इसी कारण से। ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट, तो ये सब रीजंस था कि यूरोपियन जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे वो क्यों बाल्कन कंट्रीज में इंटरेस्ट क्यों शो कर रहे थे। These rivalries were very evident in the way of Balkan problem unfolding. Each power, Russia, Germany, England, Austria, Hungary, was seen as countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area. और nationalism aligned with imperialism. Nationalism तो अब धीरे धीरे imperialism के imperialism में चेंज हो रहा था। लेट यूरोप टू डिजास्टर इन 1914, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था। ठीक है, फिर बाद में कुछ सालों बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। द एंटी इंपेरियल मूवमेंट दैट developed everywhere were nationalist in the sense that they have struggled to form independent nation states, were inspired by the sense of collective national unity forced into confrontation and imperialism. तो यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वे नो वे रेप्लिकेटेड, कहीं पे भी यूरोपियन नेशनलिज्म था जो है वो एशिया में या कहीं पे भी कोई अलग कंट्रीज में रेप्लिकेट नहीं किया गया। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। हमारे केस में अलग नेशनलिज्म था, वो हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी क्लास 10th में ही है, तो वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। बट द आइडिया ऑफ सोसाइटीज दैट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए नेशन स्टेट, एक नेशन स्टेट में, मॉडर्न स्टेट से छोड़कर नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना, ये आइडिया जरूर बाकी देशों ने इसका ये जो आइडिया था वो इंस्पायर हुए थे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा तो इसी से क्या हो जाता है, ये चैप्टर अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इस पार्ट में बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अगर कोई भी पार्ट या कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है, एंड नोटिफिकेशन अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे, ये मेरा आईडी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।